हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेसिक टर्म्स की बात की थी। आगे उसी में कुछ टर्म्स को देखते हुए नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगली टर्म है बच्चों इंटरनल एनर्जी। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो बच्चों नाम से ही समझ आता है, इंटरनल यानी अंदर, एनर्जी मतलब एनर्जी जो किसी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है वो। तो बच्चों किसी भी सिस्टम में जितने भी टाइप की एनर्जी प्रेजेंट होती है उन सब के सम को बोलते हैं, उनको मिला कर के बोलते हैं क्या? इंटरनल एनर्जी। लिखते हैं इसको, इट इज सम ऑफ all kinds of energy present in a system। जैसे बच्चों सिस्टम में क्या हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम में कौन सी एनर्जी हो सकती है? रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। सिस्टम में कौन सी एनर्जी हो सकती है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह की एनर्जी और भी ऐड कर सकते हैं। इनके सबके सम को बोलते हैं, सबको मिला कर के बोलते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी। क्योंकि बच्चों ये एनर्जी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल, जैसे एनर्जी की होती है। इसके बच्चों सीजीएस यूनिट क्या होगी? अर्ग, जैसे कि एनर्जी की होती है। ऐसे आ जाए बेटा, फाइंड करना, बताना आ जाए इंटरनल एनर्जी चेंज। चेंज के लिए डेल्टा लगा देंगे, इंटरनल एनर्जी का यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी में बच्चों चेंज बताना आ जाए। तो जैसे मान लिया लेट लिखो बेटा, लेट यहाँ से U1 क्या है? किसी भी सिस्टम के लिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी। U1 हो गया बच्चों किसी भी सिस्टम के लिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी। U2 हो गया बच्चों उसी सिस्टम के लिए फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, U2 माइनस U1। आई बात समझ? एक चीज़ नोट डाउन करके लिखते हैं, नोट करके। कल बच्चों पढ़ाया था, कल वाले लेक्चर में क्लास में, कि मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है जिसके अंदर हीट कांस्टेंट होता है, हीट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो बच्चों किसी भी प्रोसेस के अंदर हीट का चेंज कब नहीं हो सकता है? जब उस प्रोसेस को करवाने के लिए जो हम अरेंजमेंट ले रहे हैं, जो कंटेनर ले रहे हैं, उसके वॉल्स जो होंगे वो इंसुलेटेड होंगे। मतलब ना तो उस प्रोसेस में से उन वॉल्स के थ्रू हीट बाहर जाए और ना ही उन वॉल्स के थ्रू उसके अंदर हीट अंदर आए। तो वॉल्स ऑफ कंटेनर जहाँ हम एडियाबेटिक प्रोसेस करा रहे हैं उसके वॉल्स क्या होनी चाहिए? इंसुलेटेड, बाहर भी हीट ना जाए और उसके अंदर भी हीट ना आए। तो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस walls of container should be क्या होने चाहिए? इंसुलेटेड। चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। वर्क डन in
आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, रिवर्सिबल जो प्रोसेस कराएंगे पढ़ेंगे अभी क्या प्रोसेस, उसको रिवर्स कर सके। एक्सपेंशन फैलना मतलब बच्चों क्या है कहने का मतलब, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए मान लिया गैस का वॉल्यूम इतना है, गैस यहाँ से एक्सपेंड होकर इतना चला गया, गैस यहाँ से एक्सपेंड होकर इतना चला गया, गैस फैल गया, गैस के मॉलिक्यूल फैल गए, तो उसमें बेटा वर्क डन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। टी कांस्टेंट है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो बेटा ये मॉलिक्यूल गैस के एक्सपेंड हुए हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके वापस वहाँ भी ला सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे कंप्रेस हुए उनको वापस भी ला सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक, तो समझ गए बेटा, टी कांस्टेंट रखना है, फिर भी गैस जब एक्सपेंड होगी तो वर्क डन फाइंड करना है। तो इसके लिए एक अरेंजमेंट बनाते हैं, फिर इस पूरी बात को समझते हैं। जैसे मैंने बच्चों सबसे पहले एक सिलेंडर लिया, और बेटा इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ये मान लिया, और इसके अंदर मैंने गैस को भर दिया, और यहाँ इसमें एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या है बच्चों, जैसे आपने पिचकारी देखी होगी उसके अंदर हैंडल होता है, तो बच्चों पानी भरना है तो उसको ऊपर खींचते हैं, पानी ऊपर आ जाता है, फिर उस हैंडल को धक्का देते तो बेटा पानी नीचे जाता है। तो पिस्टन क्या है बेटा, गैस को जो कंप्रेस करके ऐसे नीचे लेके आएगा, और उसको अगर छोड़ देंगे पिस्टन को ढीला तो गैस वापस चले जाए, यानी गैस को दबाना हो, रिलैक्स करना हो, उसके लिए एक हैंडल टाइप के अरेंजमेंट का नाम क्या है, पिस्टन है। ठीक है, अभी बच्चों इस गैस पे बाहर से भी ऐसे प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर का, इसको बोल देंगे पी एक्सटर्नल। और बच्चों जो यहाँ गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं वो भी अपना प्रेशर लगाएंगे, इस पे बच्चों बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, और जो गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं वो भी अपना प्रेशर लगा रहे हैं। हम एक बात मान करके चलते हैं, यहाँ से एक कंडीशन मान करके चलते हैं लेट करके, कि बच्चों बाहर से लगने वाला प्रेशर पी एक्सटर्नल की वैल्यू प्रेशर ऑफ गैस से ज़्यादा है। जो बेटा गैस ऐसे ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में, जो बाहर से इस गैस पे, पिस्टन पे, सिलेंडर पे प्रेशर लग रहा है। तो आप खुद सोचें, अगर बच्चों इन गैस के मॉलिक्यूल ने प्रेशर इससे ज़्यादा लगाया तो ये पिस्टन को ऊपर धकेल देंगे, धक्का दे देंगे, तो पिस्टन बच्चों जहाँ भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे है उससे थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, सरक जाएगा, ये डिस्प्लेस हो गया। तो बच्चों मान लिया पिस्टन पोजीशन DL से डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि पिस्टन डिस्प्लेस हो गया तो वर्क डन पक्का होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होते ही वर्क डन होगा। एक्सपेंशन क्यों बोला है, गैस के मॉलिक्यूल जो इतने में थे वो ज़्यादा में फैल गए ना, इतने से बढ़ गए, वो फैल गए, इसलिए एक्सपेंशन है। पिस्टन डिस्प्लेस हो गया तो इस एक्सपेंशन में वर्क डन हो गया, इसलिए बोला इसको वर्क ऑफ एक्सपेंशन। बात समझ आई, कब होगा, जब बाहर से लगने वाला प्रेशर कम होगा और गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा। पहले कुछ गलत बोल दिया तो सुधार है, अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता तो पिस्टन नीचे आ जाता, लेकिन मैंने कहा बाहर का प्रेशर कम है, गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो पिस्टन को धक्का दे के ऊपर चला जाएगा, DL से डिस्प्लेस हो जाएगा, गैस एक्सपेंड हो जाएगी, उसमें वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, DW। तो वर्क डन का फॉर्मूला वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा फोर्स को बदलते हैं बच्चों, आप सबने पढ़ा है, मैंने भी बताया है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आपको यहाँ फोर्स फाइंड करना है तो क्या लिख देंगे, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ फोर्स की जगह रख दिया हमने प्रेशर इनटू एरिया इनटू DL। अब ध्यान देना, आपने इस सिलेंडर का एरिया हम क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉल a, यहाँ रख देंगे कैपिटल A की जगह स्मॉल a
इंटू डिस्प्लेसमेंट DL, सबको मल्टीप्लाई कर दिया P, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को करेंगे एरिया इंटू लेंथ, क्या होगा वॉल्यूम होगा DW। तो बच्चों यहाँ तक क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया, छोटा सा। अब बच्चों कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो फिजिक्स वाली बात है, पहले आता है ना DV स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, पूरा निकालना वेलोसिटी का चेंज। तो ऐसे बेटा लार्ज वर्क डन कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो इसका क्या करा देंगे हम, इंटीग्रेशन करा देंगे। तो DW का इंटीग्रेशन होगा बच्चों W, P के आगे कोई भी D लगा नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगा, और DV का इंटीग्रेशन करा देंगे, DV का इंटीग्रेशन V आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करनी है इनिशियल वैल्यू, ये बच्चों फाइनल वैल्यू। DV का इंटीग्रेशन V आएगा, इसकी वैल्यू पुट करनी है वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू V1, फाइनल वैल्यू V2। अब इसको चेंज करते हैं, ये W इक्वल टू क्या बच्चों P, फाइनल वैल्यू है वॉल्यूम के लिए V2, इनिशियल वॉल्यूम है V1 माइनस कर देंगे तो W क्या आएगा P डेल्टा V। थोड़ा और इसको समझते हैं बच्चों, हम लिख रहे हैं फाइंड कर रहे हैं बेटा वर्क ऑफ एक्सपेंशन, तो इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस P डेल्टा V। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लगाया आपने, अगर गैस को एक्सपेंड होना है, गैस एक्सपेंड हुई है तो यहाँ वर्क डन गैस ने किया ना बच्चों, ये वर्क डन एक्सपेंड होने के लिए गैस ने खुद किया, अपना प्रेशर बढ़ा करके लगा करके, सिस्टम ने वर्क डन किया। तो जैसे बेटा आप एक सिस्टम है, आप किसी चीज़ को धक्का देने में वर्क डन करते हैं, किसी चीज़ को धक्का दिया आपने वर्क डन हुआ, तो आपकी बेटा एनर्जी डिक्रीज हुई ना, तो टेंडेंसी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो बेटा अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसलिए उसके आगे क्या लगाएंगे, डिक्रीज को दिखाने के लिए नेगेटिव साइन। तो जब भी वर्क डन हो बाय द सिस्टम, जैसे बाय द गैस हुआ है, तो उसके आगे आपने नेगेटिव साइन लिया। तो यहाँ लिखना है बच्चों कि नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि इट इज बिकॉज वर्क इज डन बाय गैस, या बेटा बोल दो आप सिस्टम, ठीक है। अभी एक बच्चों ऐसा ही वर्क डन गैस के केस में और पढ़ते हैं। वैसे बच्चों सिलेंडर बनाया, ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये इस पे जो गैस भरेंगे हम, बाहर से लगने वाला प्रेशर, ये बच्चों लगा दिया पिस्टन, ये भर दी हमने गैस, और बच्चों अब कंडीशन ये मान ली हमने, बाहर से लगने वाला गैस के ऊपर प्रेशर P एक्सटर्नल की वैल्यू प्रेशर ऑफ गैस से ज़्यादा है। तो बच्चों जब बाहर से लगने वाला प्रेशर गैस के प्रेशर से ज़्यादा है तो पिस्टन को वो नीचे की तरफ धक्का दे देगा, धकेल देगा, ऐसे पिस्टन नीचे आ जाएगा। पिस्टन यहाँ भी डिस्प्लेस हो गया तो बच्चों वर्क डन यहाँ भी हो जाएगा। बस समझने की बात ये है बच्चों, देखेंगे गैस यहाँ तक थी, बाहर से प्रेशर लगा तो गैस के मॉलिक्यूल नीचे आ गए, यानी गैस का कंट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे गैस नीचे आई है, गैस का कंट्रैक्शन हुआ है, तो यहाँ बच्चों क्या निकालेंगे हम, वर्क ऑफ कंट्रैक्शन। वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सारा तामझाम सेम चलेगा। बस लास्ट में क्या है, जब हम पूरा डेरिवेशन वही है बेटा, वर्क ऑफ कंट्रैक्शन होगा, बस इसके आगे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी, अब यहाँ सोचे, वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस के ऊपर बाहर से वर्क डन हुआ है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसका पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके आगे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। तो वर्क ऑफ कंट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इसलिए है, क्यों है लिखेंगे इसको, इट इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन सिस्टम।
अब इसी वर्क डन में बच्चों अगली चीज लिखते हैं उसको, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल expansion of an ideal gas। अब बच्चों वर्क ऑफ एक्सपेंशन पढ़ना है, इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ना है। बस फ़र्क क्या है, बस चेंज क्या है, आपने गैस कौन से लेके चलनी, इधर आइडियल गैस लेके चलनी। तो इतना आप सबने पढ़ा है। आइडियल गैस वो गैस होती है जो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को फॉलो करे। कुल मिला के बेटा जो एक गैस के जो क्राइटेरिया होते हैं, भाई गैस आइडियल ऐसे हो सकती है जो उस बात को फॉलो करता है वो गैस आइडियल है। इतना ही चेंज है, बाकी डेरिवेशन सेम चलेगा। तो बच्चों वर्क ऑफ एक्सपेंशन का मैं जो फॉर्मूला आपने लिखा था स्मॉल dw, वहीं से शुरू करता हूँ। ऐसा था ना, -P/dV स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इक्वल टू -P/dV। मैं पहले माइनस लगा लिया, वर्क ऑफ एक्सपेंशन निकाल रहे हैं। अब बच्चों आइडियल गैस के लिए पढ़ा हमने, जो PV इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन को बात को फॉलो करे तो P क्या आ जाएगा, nRT/V। तो P की जगह बच्चों हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, nRT/V को करते हैं पुट। तो स्मॉल वर्क डन आ गया आइडियल गैस के लिए, P की जगह क्या आ गया बच्चों, nRT/V, और ये dV है ही, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे। अब ये स्मॉल वर्क डन है बच्चों, कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो पूरे का इंटीग्रेशन कराएंगे हम, करा दे इसका पूरे का इंटीग्रेशन। nRT/V इंटू dV कर दिया। dW का इंटीग्रेशन W होगा, n बच्चों नंबर ऑफ मोल्स है, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर। R आपने पढ़ा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है बाहर। T कांस्टेंट है क्योंकि पहले लिखा आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी N, R और T तीनों चीज़ें कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन होगा बच्चों सिर्फ dV और V का। तो आ गया W इक्वल टू, बाहर आ गया बच्चों nRT, इंटीग्रेशन आ गया dV/V का। तो बच्चों आप मैथ में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में कि ऐसे dV/V हो, कोई ऐसी टर्म डिवाइड में हो, अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो इससे पहले नेचुरल लॉगरिथम लग जाएगा ln। ऐसे डिवाइड वाली टर्म का अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या लग जाएगा, उससे पहले नेचुरल लॉगरिथम भी लग जाएगा। फिर बच्चों ये वैल्यू आ गई, इसकी लिमिट ले लो, वही जो उससे पहले आप कर रहे थे। फाइनल वॉल्यूम, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। माइनस nRT क्या बन जाएगा, ये ln फाइनल वैल्यू V2 माइनस ln इनिशियल वैल्यू V1। समझ गए ना, ln लगेगा ही। अब बच्चों अगली चीज़ है, ये जो नेचुरल लॉगरिथम है ln, नेचुरल लॉगरिथम, इसको लॉगरिथम में चेंज करते हैं, लॉगरिथम में। तो इससे पहले कांस्टेंट लगता है 2.303, इसको भी यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में। नेचुरल लॉगरिथम इज इक्वल टू 2.303, ये कांस्टेंट लग के ये चेंज हो जाएगा लॉगरिथम में। और टेबल बच्चों लॉगरिथम की होती है, ठीक है, कहीं भी वैल्यू रखेंगे तो ये बन गया 2.303 लॉगरिथम ऑफ V2 माइनस 2.303 लॉगरिथम ऑफ V1, वो अलग चीज़ है। इसमें से 2.303 कॉमन आ सकता है, तो आइडियल गैस के लिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन आ जाएगा बच्चों माइनस 2 पॉइंट, ये कॉमन आ जाएगा 2.303 nRT लॉगरिथम V2 माइनस लॉगरिथम V1। इस फॉर्मूले को और बदल सकते हैं, बदलने के लिए एक चीज़ समझाते हैं आपको।
कहीं भी बच्चों ऐसे लिखा हो लॉगरिथम a माइनस लॉगरिथम b, तो इसको आप डिवाइड में लिख सकते हो, लिखते हैं लॉगरिथम a बाई b करके। तो ये सब्सट्रैक्शन में है, डिवीजन में आ जाएंगे। तो आइडियल गैस के लिए बच्चों वर्क ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा -2.303 nRT लॉगरिथम, डिवाइड में आ जाएगा V2 बाई V1। ऐसा बच्चों आइडियल गैस के लिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अब आप इस V2 और V1 को भी बदल सकते हैं। मैं आपको बॉयल्स लॉ याद कराता हूँ पिछले यूनिट में, ऐसे था ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ध्यान होगा आपको। रेशियो निकाल लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे V2 बाई V1 आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे P1 बाई P2 आ जाएगा। तो बच्चों हम V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 रख सकते हैं, रखते हैं एक बार। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस इक्वल टू 2.303 nRT लॉगरिथम P1 बाई P2 प्रेशर की टर्म में। ऐसा फॉर्मूला आ गया। ऊपर वाला आगे बच्चों आइडियल गैस के लिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है बच्चों 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस at 15 degree Celsius expands from 50 ml, एक्सपेंड हो गया 50 से 120 ml तक। फाइंड द, ऐसा लिखा आ जाए, वर्क ऑफ एक्सपेंशन ड्यूरिंग दिस। जब ये एक आइडियल गैस के रूप में या लिख सकते हैं, इसको एज्यूम कर लिया आइडियल गैस है, ये एक्सपेंड हुआ, इसका वॉल्यूम 50 से 120 चला गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है 50, कितना अमाउंट है गैस का 22 ग्राम। तो बच्चों इसमें आपने वर्क ऑफ एक्सपेंशन बताना है। तो पहले जो चीज़ें गिवन है उनको लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूले से उसको फाइंड कर लेंगे। आपको गिवन है गैस का अमाउंट, गिवन मास कितना है 22 ग्राम। बच्चों CO2 का मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा, सबको पता है, कार्बन का 12 प्लस 2, एक O का 16 ऐड करके क्या आएगा 44, आ गया मोलिकुलर मास 44 ग्राम पर मोल। टेम्परेचर है बच्चों 15 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बनाने के लिए 273 ऐड कर दो, कर देंगे ऐड, तो क्या आ गया ये 288 केल्विन, एक काम पूरा। गैस का वॉल्यूम शुरू में 50 ml है, एक्सपेंड होके 120 ml गया, यानी इनिशियल वॉल्यूम है 50 ml। लीटर बनाओगे बना लो, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनको डिवाइड करना है, वो 1000 से 1000 लीटर बनाने के लिए जो आएगा वो कट जाएगा। ऐसा सब आ गया, फॉर्मूला लगा दो। अब आइडियल गैस के बेटा वर्क ऑफ एक्सपेंशन का -2.303 अभी लिखा था n। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ न्यूमेरिकली देना भूल गया, R की वैल्यू 0.0821 पर डिग्री पर, ऐसा ठीक है। देखते हैं, ये लिख लिया बच्चों, क्या है 2.303 nRT, n नंबर ऑफ मोल है। कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास 44 है CO2 का, 1/2 0.5, तो रख देंगे यहाँ nRT। लॉगरिथम फाइनल वॉल्यूम है 120 ml, इनिशियल है बच्चों 50 ml,
1000 से 1000 कट जाएगा, लीटर बनाओगे तो भी। तो क्या बचा, माइनस सबके साथ है ये 2.303.5288, ये ऐसा हो जाएगा बच्चों। देखिए लॉगरिथम जो डिवाइड में है 12/5, सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा लॉगरिथम 12 माइनस लॉगरिथम 5, इसको सोल्व कर देंगे, लॉगरिथम की वैल्यू लेके आपका वर्क डन आ जाएगा जूल के अंदर। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि लॉगरिथम की वैल्यू कैसे आएगी, मैं आपको वैल्यू बता दूंगा 1 से लेकर के 10 तक लॉगरिथम की। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो उनको क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स के अंदर पुट कर सकते हो, रख सकते हो। अगला टॉपिक है बच्चों, वर्क डन के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बच्चों एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आप सबने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यही लॉ है। जैसे बच्चों पंखे को चलाने के लिए आपने स्विच को ऑन किया तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चली, पंखे तक चल के बेटा वो मैकेनिकल में चेंज हो गई, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे में चेंज हो गया। आई बात समझ। पानी टंकी में स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठूठी खोला पानी गिरना शुरू हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो लिखते हैं बच्चों पहली डेफिनेशन, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be only ट्रांसफॉर्म, बदला जा सकता है, फ्रॉम वन फॉर्म टू, इसको सिर्फ बदला जा सकता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। एक साइंटिस्ट हुए बच्चों हेल्महोल्ट्ज, इन्होंने भी इस फर्स्ट लॉ को थोड़ा बताया समझाया। क्या कहते हैं ये कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए perpetual machine, perfect machine which converts given heat completely into work। यानी दुनिया में बच्चों ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि हम जिसको भी जितना हीट दें, उस मशीन को जितना भी हीट दें, वो सारे के सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, वो वर्क में कन्वर्ट होने से पहले बच्चों एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स में भी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उतना पार्ट क्या हो गया, उसका लॉस हो गया, वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे मशीन को चलाने के लिए उसके काइनेटिक एनर्जी में, उसके मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया, तो दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ, इसलिए सारा का सारा हीट वर्क डन में काम नहीं ला जा सकता। तो बात वही है कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे में चेंज हो गया, इसलिए सारा का सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सेम ऊपर वाली बात है, लिखते हैं इसको, इट इज impossible to construct a machine which can convert given heat completely into वर्क डन। ये हो गई दूसरी। एक और डेफिनेशन लिख सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि उसको चलाने के लिए जो एनर्जी दी है हमने
वो पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। वो एनर्जी पहले बच्चों उस इंजन या मशीन के अंदर कुछ एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स में भी कन्वर्ट होगी, तो उतनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, इसलिए सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। पूरी उसकी काम करने की एफिशिएंसी इंजन या मशीन की 100% नहीं हो सकती। तो लिखते बच्चों इसको भी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन टू गिव efficiency of 100%, ऐसा बोल सकते हैं। बच्चों जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, एक बार मैथमेटिकली उसको प्रूव करते हैं, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। हमने मान लिया बच्चों इनिशियली एक सिस्टम लिया, उसकी इंटरनल एनर्जी ली U1, उस सिस्टम पे वर्क डन किया हमने अपनी तरफ से, सिस्टम पे वर्क डन किया W, और हमने अपनी तरफ से उस सिस्टम को हीट दी Q। जो इंटरनल एनर्जी U1 वाला सिस्टम है उसको हमने हीट दी Q और उस पर वर्क डन किया W, तो उसका बच्चों जो है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होके U2 हो गई। लेट मान लिया ए सिस्टम हैज इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1। फिर क्या बोला मैंने, बाय डूइंग W अमाउंट ऑफ वर्क एंड गिविंग Q अमाउंट ऑफ हीट, कितने अमाउंट ऑफ हीट दिए इसको, Q अमाउंट ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंजेज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या हुआ पहले से चेंज हो गया और चेंज होके कितना हो गया, बिकम्स U2। तो इंटरनल एनर्जी U2 किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी Q प्लस W, ऐसे लिख देंगे ना। इनिशियली इंटरनल एनर्जी U1 ली हमने, इसको कितनी हीट दी Q, कितना वर्क डन किया W, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, कितनी हो गई U2। U को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं, क्या बन गया U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W। आगे इसको लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब बच्चों फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन ये थी ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब देखें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, एनर्जी ही है, उसका चेंज किसके इक्वल होगा बच्चों, सम ऑफ हीट गिवन टू सिस्टम, हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, एंड वर्क डन टेंडेंसी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी बच्चों एक फॉर्म की एनर्जी चेंज होके ऐसे इन दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। ठीक है, मैथमेटिकली आपको अगर फर्स्ट लॉ को डिफाइन करना हो तो क्या बोल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो ये इक्वेशन कह रही है बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का सम किसके इक्वल होता है, जो उसको हम हीट देते हैं और उस पर जितना वर्क डन करते हैं, दोनों को लेकर के। तो लिखते हैं इसको, क्या ये हीट एक हीट नहीं सॉरी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है, चेंज
इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द हीट गिवन टू सिस्टम, जो सिस्टम को हीट देंगे, एंड जो वर्क डन करेंगे, वर्क डन ऑन द, जो सिस्टम पे वर्क डन करेंगे। थोड़ा सा बच्चों इस फॉर्मूले को, यहाँ तक तो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा बदल करते हैं। आपने फॉर्मूला लिखा है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। क्यू फाइंड करना हो बच्चों तो क्या बोल सकते, क्यू डेल्टा यू माइनस डब्लू लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्यू का फॉर्मूला आ गया, इसको याद करना है। आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे डेरिवेशंस पढ़ेंगे, तो वहाँ क्यू का ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इस फॉर्मूले से बच्चों हमने एक फॉर्मूला किसका बना लिया है, क्यू का। थोड़ा और बदल करते हैं इसमें, क्यू इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू माइनस का साइन है। अगर बच्चों मैं एक बार इसी फॉर्मूले को लिखता हूँ, फिर अगर मगर बाद में करेंगे। ये मान लिया बच्चों जो वर्क डन है ना, ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, जो पढ़ा था हमने आज ही। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू माइनस वर्क ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, लिखा था ना। पूरा सोल्व करेंगे क्या आएगा, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। तो बच्चों ये Q का हीट का एक फॉर्मूला ये था, Q को फाइंड करने का वर्क ऑफ एक्सपेंशन को मिलाते हुए दूसरा फॉर्मूला ये आ गया। इसको भी थोड़ा बदल कर सकते हैं, जैसे P कांस्टेंट है ना, तो आप पढ़ते हैं ना पी वी इक्वल टू एन आर टी, पढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को और बदलते हैं बच्चों, और क्या कहते हैं कि T कांस्टेंट है, P इसमें कांस्टेंट दिखाई रहा है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो पी वी वन इक्वल टू एन वन आर टी वन। इसको और बदल किया पी वी टू एन टू आर टी। ठीक बात समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या, देखें पहले इसको करते हैं, पी वी टू माइनस पी वी वन एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। इसको काटना नहीं बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, आर टी है, ये टी आर और टी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया, ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, आर, और यहाँ से कॉमन आ गया बेटा आर टी एन टू माइनस एन वन। तो क्या हो जाएगा, देखें ये पी डेल्टा वी हो गया, आर टी इसको लिख देंगे डेल्टा एन, इस फॉर्मूले में रख देंगे क्यू की जगह क्यू, डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू, पी डेल्टा वी की जगह पी डेल्टा वी की जगह क्या रखा है, आर इंटू टी डेल्टा। देता हूँ, मैंने कहा है इसको बदलना है, P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट ले लिया, पी वी इक्वल टू एन आर टी, इनिशियली प्रेशर V1 होगा, नंबर ऑफ मोल्स N1 होंगे, T कांस्टेंट हो गया। फाइनली वॉल्यूम V2 हो गया, नंबर ऑफ मोल N2 हो गए, T कांस्टेंट। इसमें से इसका सब्सट्रैक्शन करा लो, PV2 माइनस PV1 N2R T माइनस N1 RT, ये लिखा वहाँ पे, RT कॉमन आ गया, N2 माइनस N1 P डेल्टा V RT डेल्टा N। गैसियस फॉर्म के लिए क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम गैस की, तो ऐसा लिख लिया। डेल्टा एन कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर किसी रिएक्शन में निकालना हो, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बच्चों, गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो प्रोडक्ट गैस के स्टेट में उसके मोल्स माइनस करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट गैस के फॉर्म, यानी प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल का सब्सट्रैक्शन करना है, और मोल क्या लेने हैं, सिर्फ गैसियस लेने हैं। थोड़ा ये समझ आ जाए डेल्टा एन निकालना, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो बच्चों लिखा मैंने H2 प्लस Cl2 गैस रिएक्ट करता है और
2HCl लिक्विड बन गया। तो डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो लिक्विड है, गैस तो है नहीं, और कोई प्रोडक्ट पे नहीं है तो 0, माइनस रिएक्टेंट गैसियस है, इसके आगे एक कोफिशिएंट 1 मोल है, इसके आगे एक कोफिशिएंट 1 मोल है, तो डेल्टा एन 1 आ जाएगा। आई बात समझ। एक और रिएक्शन लिख दी बच्चों हमने, निकालें डेल्टा एन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 इसका और 2 इसके, 3 हो गए, कुल मिला के कितना आ गया, -1। तो बच्चों यहाँ तक हमने फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ डेरिवेशन देखा और उस फॉर्मूले से Q की वैल्यू निकाली 2। इससे पहले Q = डेल्टा U + P डेल्टा V। फिर बच्चों उसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, यहाँ पे बदल किया।